आज जो है सॉइल साइंस जैसे एक तरीके से जहाँ केमिस्ट्री चीजें होती हैं, ठीक है, एक तरीके से केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ये। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें समझने वाला सब्जेक्ट है ये। आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, आपको समझना होगा कि इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल साइंस, ठीक। तो सॉइल साइंस का मतलब है कि जैसे अगर एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो क्रॉप के लिए सॉइल एक मीडियम है, जहाँ पे वो ग्रो करता है, जहाँ पे वो अपने लिए न्यूट्रिएंट लेता है, वाटर लेता है। ठीक, मतलब एक तरीके से एक एटमॉस्फेयर है जिसमें एक प्लांट सरवाइव करता है, ग्रो करता है और उसके बाद यील्ड हमें देता है। ठीक, हम जानते हैं कि हर सॉइल में हर क्रॉप नहीं हो पाती। एक स्पेसिफिक सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो अलग अलग सॉइल टाइप के बेसिस पे, सॉइल की फर्टिलिटी के बेसिस पे, सॉइल की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई भी करते हैं। तो इसलिए हमें सॉइल साइंस पढ़ना जरूरी है ताकि हम एप्रोप्रिएट सॉइल और जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक, तो सॉइल साइंस में जो हमारा है क्या क्या चीजें आती हैं। पहली बात तो सॉइल क्या होता है, अगर मुझसे कोई पूछे तो सॉइल क्या होता है, तो सॉइल की डिफिनीशन क्या होती है, कोई आइडिया। लिविंग मैटर जो कि सोर्स और न्यूट्रिएंट्स का काम करता हो, ग्रोथ के लिए हेल्प तो करता है सॉइल के, प्लांट। ओके हाँ, बिल्कुल, जो है एक तरीके से सिंक होता है, यानी कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट होता है और जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है वो हमारा सॉइल है। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो जो डॉकुचे थे उन्होंने इसको क्या बोला था, इसको नेचुरल बॉडी बोला। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल इज नेचुरल बॉडी, ये हमारा नेचुरल बॉडी है। ठीक, जो कि किस चीज से मिलके बना है, मिनरल और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से, कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। इससे मिलके ये बना हुआ है और जिसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना टू द सॉइल। तो इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि ये एक तरीके से हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट बीन है। जैसे डस्टबिन होती है, ठीक है, जिसमें डस्ट होता है, तो इस तरीके से इसको न्यूट्रिएंट बीन भी हम लोग कहते हैं। न्यूट्रिएंट बीन मतलब जहां पे न्यूट्रिएंट का खजाना हो, ठीक है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट फॉर देयर। ठीक, ये चीज है, ये एक नेचुरल बॉडी है, एक डायनेमिक बॉडी है जिसमें सब चीज पाया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग होराइजन्स पाए जाते हैं, अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉइल एक तरीके से नेचुरल बॉडी है, एक लिविंग बॉडी, एक डायनेमिक है। इसमें सॉइल में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। ठीक, और इसी सब की स्टडी जो होती है हम सॉइल साइंस कहते हैं। तो सॉइल साइंस अगर हमसे कोई पूछता है सॉइल साइंस में हमको क्या क्या चीजें मेजर पढ़नी होती है, तो सबसे पहली चीज तो होती है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन। ठीक, दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल,
सॉइल की इन ये प्रॉपर्टी की स्टडी भी सॉइल साइंस में हम लोग करते हैं। और सॉइल साइंस में क्या आता है? फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी, ये चीजें होती है। और बहुत सारी चीजें कि कैसे हमको सॉइल मैनेज करना है, कैसे उसको यूज करना है, यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल ऑफ सॉइल। यह सारी चीजें जो है हमारी सॉइल साइंस में पढ़ी जाती हैं। ठीक। तो इन सब चीजों को शुरू करने से मतलब अलग अलग पार्ट में हम लोग दो पार्ट में सॉइल साइंस को पढ़ते हैं, एक इडेफोलॉजी होता है, एक पेडोलॉजी होता है। ठीक। तो सॉइल साइंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एडेफोस, मतलब होता है सॉइल, लॉजी मतलब स्टडी। तो ये सॉइल की स्टडी है, सॉइल स्टडी। और दूसरा है पेडोलॉजी। पेडोन मतलब सॉइल, ये भी हमारा एक तरीके से सॉइल है। पेडो का भी मतलब होता है सॉइल। ठीक है। तो ये दो ब्रांच है हमारे पास, एक एडेफोलॉजी है, दूसरा पेडोलॉजी है। दोनों में हम सॉइल की स्टडी करते हैं। ठीक। तो इसमें जो डिफरेंस है कि एडेफोलॉजी और पेडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो हम जो पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं, हम सॉइल की स्टडी करते हैं, उसकी सॉइल की ओरिजिन के बारे में, कि सॉइल कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सॉइल बनने में कितने साल लग रहे हैं, और उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम जानते हैं। तो मतलब सॉइल कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ पे किस तरीके की सॉइल है, ये सारी चीजों की स्टडी जो है हम करते हैं पेडोलॉजी में। जबकि इडेफोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं एक रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन क्रॉप एंड सॉइल। मतलब सॉइल और क्रॉप के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स क्रॉप बोलने का मतलब क्रॉप के यील्ड, सॉइल न्यूट्रिएंट और क्रॉप यील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, क्रॉप ग्रोथ या क्रॉप न्यूट्रिशन। तो क्रॉप के न्यूट्रिशन, क्रॉप के ग्रोथ या क्रॉप के यील्ड में किस तरीके की चेंजेज आती हैं सॉइल के चेंज होने से, इस चीज की स्टडी। जब अगर हम कोई चीज की स्टडी, तो अगर एक सॉइल की स्टडी क्रॉप के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्रॉप के यील्ड के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्रॉप के ग्रोथ के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्रॉप के न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो हमारा एडेफोलॉजी का पार्ट है। जबकि पेडोलॉजी में हम उसके जेनेसिस के बारे में बात करते हैं, जहां से मतलब सॉइल आया कहाँ से, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे बन रहा है, और कैसे वो जियोग्राफिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक। इतनी बात समझ में? यस सर। अब इसके बाद जो है हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात है, हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से रिलेटेड कि सॉइल बनता कैसे है। ठीक। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये मेरा अर्थ है। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है, इसको हम लोग कोर कहते हैं। इसके बाद ये मेरा मेंटल हिस्सा होता है, और जो सबसे अपर लेयर होता है इसको कहते हैं क्रस्ट। तो एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
वो हमारा ये है क्रस्ट, जिसमें हमको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें भी ये आउटर कोर इनर कोर भी हो जाता है, तो उसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला रीजन, जो अर्थ का आउटर मोस्ट रीजन है, जिसपे हमको क्रॉप ग्रो करना, ये रीजन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है। ठीक है, यही क्रस्ट रीजन होता है। तो अब क्या है कि हमें समझना होगा कि क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो अर्थ से मतलब 5 से 56 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 5 to 56 किलोमीटर की जो रेंज होती है या डिस्टेंस होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये हमारा क्रस्ट रीजन है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मेंटल। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो वो हमारा हो जाता है कोर। तो उतना ना जाके हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि क्रस्ट 5 to 56 किलोमीटर के रेंज में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ रॉक होती है, मतलब जो मेनली हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग से होता है। ठीक, और वेदरिंग किसकी होगी? रॉक। रॉक या मिनरल की वेदरिंग से ही हमारा सॉइल बनता है। तो जो अर्थ क्रस्ट में जो हमारी रॉक की डेंसिटी होती है वो करीब करीब 2.6 होती है, मतलब रॉक डेंसिटी। रॉक है ये हमारा 2.623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके बाद इसमें दो तीन जोन होता है, सियाल और सीमा, वो मुझे नहीं बताऊंगा। जैसे सियाल जो होता है, जैसे इसको कब लिख ही ले लो, लेकिन ये एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं गया है। सीएल जो होता है ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ रॉक होता है, और जो सीमा होता है ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ रॉक्स होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ रॉक, और ये हमारा होमोजीनियस होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का, मतलब वो रॉक के कंपोजिशन से ये हमारा बना हुआ है। ठीक, और इसमें नियरली हमारा जो है 60 to 75% सिलिका पाया जाता है। वो चीजें हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, मेंटल की बात कर लेते हैं। यहीं पे पहला हमने ये पढ़ लिया, और इसमें अर्थ क्रस्ट में भी और चीजें पढ़ेंगे। मेंटल को यहाँ पे करके खत्म करते हैं। दूसरा है मेंटल। मेंटल हमारा जो है वो 29,000 किलोमीटर की थिकनेस में होता है, मतलब 55 किलोमीटर के बाद का जो होता है, 55 या 56 किलोमीटर से लेकर, मतलब अगर आप 2900 किलोमीटर तक का जो थिकनेस होता है वो हमारा मेंटल रीजन होता है। और यहाँ पे रॉक डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब रॉक ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। रॉक डेंसिटी यहाँ 3 से ज्यादा होती है। ये हमारी होती है 3 to 4.5, 3 to 4.ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी रॉक डेंसिटी है। ठीक, उसके बाद जो कोर रीजन होता है हमारा, ये इसकी थिकनेस करीब करीब होती है 3500 किलोमीटर। ये इसकी थिकनेस है, ये इनर मोस्ट होता है। और इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 9 से नियरली 9 ग्राम पर सेंटीमीटर।
तो ये देखते हैं कि जो हमारा क्रस्ट रीजन है इसमें अर्थ की या रॉक डेंसिटी सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। और इसी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में का जो कंपोजिशन है उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट कंपोजिशन है, एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इसमें हम दो पार्ट में करेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल और दूसरा क्या है, मेटल। और एक हमारा हो जाएगा अदर्स, मतलब अदर्स में कुछ भी हो सकता है हमारा, जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। तो मेटल में बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा नॉन मेटल पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो नॉन मेटल पाया जाता है वो है सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो वेट बाई वेट जो परसेंटेज है, नियरली हमारा जो है 46%। इसको हम एक्यूरेट नहीं लिख रहे, 46% हमारा ऑक्सीजन है और नियरली हमारा 27% हमारा सिलिकॉन है। ओवरऑल बात करते हैं तो 75% अप्रोक्सीमेटली मीन्स 3/4, मतलब अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 3/4 एरिया जो है हमारा नॉन मेटल से है। मीन्स अगर हम अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन निकालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि जितनी भी अर्थ मिनरल्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका 3/4 हमारा नॉन मेटल है। मेटल में बात करते हैं, एल्यूमिनियम, ओके, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, मैग्नीशियम, सीएम, एल, एफ, सी, एन, ए, के, एम, जी, ये है हमारा। इसका तो जानते हैं ऑक्सीजन, ये हमारा एसआई सिलिकॉन, ठीक। परसेंटेज में बात करते हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई अर्थ क्रस्ट में कोई मेटल पाया जाता है तो एल्यूमिनियम है, नियरली हमारा 8%। अप्रॉक्स सी में लिखा रहा हूँ, ये डाटा 8.13 है, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए हम इतना ही याद रखेंगे, ठीक। आयरन 5%। कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारा 3.6 मतलब 3.5 कह सकते हैं। सोडियम हमारा 2.8%। पोटेशियम हमारा 2.5%। मैग्नीशियम 2.09%। ये हमारे इतने मेटल हो गए, ठीक। और अदर्स मिला के मेरा रेस्ट 25% बनता है, जो कि 1/4 है टोटल अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन की, ठीक। जो रिमेनिंग होगा, जो इन सबका सम करके जो 100 से माइनस कर देते हैं, वही मेरा अदर्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये ऑलमोस्ट यही कंपोजिशन है। तो इसमें सबसे जब पहले यही पूछा जाता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो उसका ऑप्शन ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगर पूछेगा सबसे एविडेंस नॉन मेटल कौन सा है, तो भी ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा एविडेंस मेटल कौन सा है, तब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा वैसे हम इसका आंसर देंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा। सर 75% तो नॉन मेटल हो गया, 25% मेटल हो गया, तो ये हाँ, मेटल हो गया। 100% सर हो गया, तो सर अदर ये अदर्स तो ये मिला के। इनका जब एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे ना, तो ये कुछ 100 में से कम अच्छा होंगे, तो 1% या अच्छा 1.5% के करीब ये होंगे। अदर्स कोई ठीक पूछता भी नहीं, ठीक है। ठीक।
वो मिक्सचर हो सकते हैं, तो ठीक है, मेटलाइट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन का कुछ एग्जांपल याद रखो, मिनरल्स, देखो एलिमेंट्स मिलके मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का मिनरल है वो क्वार्ट्ज में पाया जाता है, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लिख लो, इस सब मिनरल को एक एक बार फिर से बताएंगे भी, ठीक है। अभी बस यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन में सबसे ऑक्सीजन वाला मिनरल का एग्जाम्पल लिख लो, क्वार्ट्ज, ठीक। सिलिकॉन के मिनरल का नाम है माइका, माइका में एल्युमिनियम भी पाया जाता है, ठीक। आयरन का होगा पायरोक्सिन, कैल्शियम में और सोडियम में फेल्सपर, या इसको अभी यहाँ रहने दो, बाकी बाद में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल अर्थ का कंपोजिशन करते हैं, इसको वन बाय वन जब एक्सपेंडिंग मिनरल और नॉन एक्सपेंडिंग मिनरल्स पढ़ाएंगे तब उसमें ज्यादा अच्छे से बता देंगे, ठीक। तो बात कर रहे थे कि अर्थ क्रस्ट, तो जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो हमारा कहाँ से होता है, रॉक से होता है, ठीक। तो रॉक ही हमारा प्राइमरी सब्सटेंस है या पेरेंट मटेरियल है जहां से हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब रॉक्स जो है हमारे सॉइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रॉक क्या होते हैं, रॉक की क्या क्लासिफिकेशन होता है, कैसे रॉक फॉर्मेशन होते हैं, या कितने तरीके के रॉक होते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ने की बात है, ठीक है। तो रॉक जो होता है हमारा, इसमें ये दो या दो से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, मीन्स रॉक्स आर कंपोज्ड विद द मिनरल, टू और मोर देन टू मिनरल्स, दे आर composed of two or more than two minerals, two minerals, ओके। इनसे मिलके बनता है, ठीक है। और रॉक की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, ठीक। तो रॉक की स्टडी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रॉक, रॉक की स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक पेट्रोग्राफी होता है, एक पेट्रोजेनेसिस होता है। ग्राफी मतलब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक बताते हैं, और जेनेसिस मतलब जहां पे हम ओरिजिन ऑफ रॉक के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोजेनेसिस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो हम ओरिजिन ऑफ रॉक के बेसिस में बात करते हैं, तो तीन तरीके के हमारे पास रॉक्स होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो सबसे पहले हमारे पास है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का मतलब होता है, इग्नी इग्नियस मतलब होता है हीट या फायर, इग्निस मतलब होता है फायर। तो ये एक इस तरीके के रॉक होते हैं जो कि हमारे मॉल्टेन मैग्मा, जो हमारे लावा होते हैं या मैग्मा होता है, जब वॉल्केनिक इरेप्शन से निकलता है और फिर वो मैग्मा जो होता है वो कूल डाउन होता है, और जब वो क्रिस्टल बन जाता है तो उस तरीके के रॉक को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। जेसन ऑफ मैग्मा के जो हमारा है उसके कूलिंग और क्रिस्टल बनने के बाद ये हमारा बनता है, ठीक। अब क्या है,
इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, अगर विद इन अर्थ क्रस्ट अगर ये मैग्मा कूल करता है तो हम इसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, ठीक है। और अगर मेरा जो वॉल्केनिक रॉक है वो ऐसे अगर ये है, ठीक है, ये लावा है, अगर इसी के अंदर ये कूल और क्रिस्टल हो जाता है तो इस तरीके के रॉक को हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, ट्रूसिव, ठीक है। और अगर यही मैग्मा हमारा अर्थ सरफेस के बाहर आके, जैसे इस तरीके से बाहर आके अर्थ सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई होता है, तो इस तरीके के मैग्मा या इस तरीके के रॉक को हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ओके, या वॉल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो दोनों में क्या है, मैग्मा कूल करता है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर करता है तो एक्सट्रूसिव, और अर्थ सरफेस के अंदर करता है या नीचे करता है तो इंट्रूसिव, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। इसमें जो होता है इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में है हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ज्यादा पॉपुलर यही दो एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है डियोराइट, ठीक है, गैब्रो, ओके, सेनेट, ज्यादातर तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही हमसे पूछा जाता है। तो ये इसके बारे में हो गया। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक आर दोज रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, ओके। इसके बाद जो हमारा है सेडिमेंट्री रॉक, एक्सक्लूसिव का एग्जांपल सर, इसके अलावा एक्सक्लूसिव का एग्जांपल यही आपका ग्रेनाइट है, ये सब चीजें, बेसाल्ट जो होता है ना। सर ये सब तो आप इंट्रूसिव बोले थे ना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। नहीं नहीं, ये तो हमने पूरा इग्नियस रॉक का एग्जांपल दिया है, अच्छा इसको अच्छा ऐसे मैंने क्लासिफाई नहीं किया क्योंकि बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा डिटेल में जा। देखिए, अच्छा इंट्रूसिव रॉक को हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, अगर बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इसको प्लूटोनिक कहते हैं, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक वो रॉक होते हैं जो कि अंदर ही बनते हैं, इसमें ग्रेनाइट और गैब्रो इसके एग्जाम्पल है। एक्सट्रूसिव रॉक को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक रॉक, इसका जो नाम है वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है। ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें हमको 95%, ठीक है, ऑलमोस्ट 95% जो है हमें इग्नियस रॉक ही देखने को मिलते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है और जो दूसरा टाइप है वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स नाम से ही मतलब, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जो रिमेनिंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी रिमेनिंग है या जो भी चीजें हैं कि सॉइल या कोई फाइन पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले का कोई भी, जो कि विंड से या वाटर के एक्शन से एक जगह डिपॉजिट होते होते जो एक लेयर बनता जाता है, लेयर बनते 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 वो एक रॉक्स का फॉर्मेशन कर देता है, उस तरीके के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो बेसिकली ये जो रॉक होते हैं वो मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, मेड अप ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट से बनते हैं। और जो सेडिमेंट्स को कैरी करने वाला एजेंट होता है वो क्या होता है, विंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो वाटर या रिवर के पास पाए जाते हैं या एलोंग पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो सेडिमेंट्स है वो वाटर ही कैरी करता है, विंड भी कैरी करता है, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो आपका वाटर ही कैरी करता है। तो इस तरीके के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे जो खास बात होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसमें हमको लेयर्स दिखाई देते हैं,
लेयर्स इसमें दिखाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेटा कहते हैं। तो इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी हम लोग कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को अगर अलग नाम से बोले तो स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, कि जो हमारा किसी भी चीज से डिपॉजिट होके बनता है, या वाटर के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है, चाहे विंड के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है, उस तरीके के रॉक को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है कि जो रॉक पानी से डिपॉजिट होते हैं उसको हम एक्वस रॉक कहते हैं, तो उसको नहीं लिखना है, क्योंकि एक्वा मतलब होता है पानी। ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मेनली हम लोग 3 सब ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है। एक तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, एक केमिकल पार्टिकुलेट, और एक ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। तो इसमें जो होता है, 3 एग्जाम्पल बस लिख लें। एक होता है जो कि सॉलिड इन सस्पेंशन, जो हमारा सेडिमेंट्स है वो सस्पेंशन है, मतलब हवा में है, सस्पेंशन। ठीक। दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन से बन रहा है। और तीसरा क्या है, किसी ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हो रहा है सेडिमेंट। तो सस्पेंशन से मतलब हवा में रहते रहते कहीं एक सॉलिड पे डिपॉजिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड पार्टिकल है, वहां से कोई भी सस्पेंशन मतलब हवा में पार्टिकल आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इस तरीके के रॉक को कहते हैं सस्पेंशन। इसका एग्जाम्पल जो है वो सैंड स्टोन है। ठीक। सैंड स्टोन और सेल है इसके एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि अभी हवा में है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली प्रेसिपिटेट करता है, जैसे होता है ना केमिकल प्रेसिपिटेशन, किसी चीज से रिएक्ट किया उसके बाद प्रेसिपिटेट कर गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल है लाइम स्टोन, या तो आयरन स्टोन। तो ये केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनता है। और एक क्या है, कोई ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल है पीट। ठीक है, अभी पढ़ेंगे पीट क्या होता है, पीक सॉइल, पीट सॉइल, मक सॉइल। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कि या आपका किस तरीके से वो डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो सस्पेंशन मतलब बहुत सारे पार्टिकल एक ही जगह इकट्ठे होते होते बन रहे हैं, या केमिकली प्रेसिपिटेट होके बन रहा है, या एक ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है। इन सब चीजों से आपका सेडिमेंट्री रॉक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके साइज के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। सील्ड साइज है तो सील्ड स्टोन कहते हैं। ठीक। क्ले साइज में सेल आ जाता है। ठीक है। और सैंड साइज में आपका वो आ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं। जनरली वो क्या आता है, वाटर के अलोंग ही, या वाटर के एज ए कैरियर में ये डिपॉजिट होते हैं। ठीक। और तीसरा जो टाइप ऑफ रॉक है वो हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें बात करता हूं मैं। तो पहला जो दोनों रॉक है इसको हम लोग प्राइमरी रॉक कहते हैं, जो इसी से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग सेकेंडरी रॉक कहते हैं। सेकेंडरी रॉक, सेकेंडरी रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक, और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक। अब क्या है, ये हमारे रॉक तो फॉर्म कर गए, लेकिन बाई एक्शन ऑफ, इस पे क्या है, हीट का एक्शन हो रहा है, इस पे टेम्परेचर पड़ रहा है, इसमें सनलाइट पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों से क्या होता है कि बार बार हीट, टेम्परेचर, और कोई भी चीज या कोई लिक्विड है, कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक अपने आप को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, अपने अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं, अपने मिनरल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक आर बेसिकली वो रॉक होते हैं जो कि हमारा इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। ठीक। ये इससे बनते हैं, चेंज इन
मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन, पोजीशन इन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के केमिकल या मिनरल कंपोजिशन में चेंज होने से जो रॉक फॉर्म होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? ये हीट और टेम्परेचर, ठीक, प्रेशर, ठीक है, इन सब के कारण ये हो सकता है। ठीक, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इसलिए इसको हम लोग, क्या होता है कि ये हमेशा डायनेमिक होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें होता ही रहता है। तो हमें अब इसमें बस याद रखना है कि किस रॉक से मतलब क्या बना। जैसे ग्रेनाइट हमारा क्या एग्जाम्पल है हमारा, किसका? ग्रेनाइट हमारा क्या है? इग्नियस रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक है? इग्नियस। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट से हमारा जो रॉक बनता है उसको ग्नीस कहते हैं। ये हमारा जो है सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक, उसी तरह बेसाल्ट, बेसाल्ट से हमारा सीट बनता है। ठीक है, सैंडस्टोन जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन से हमारा क्वार्जाइट बनता है। ठीक, और सेल से हमारा स्लेट बनता है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, इधर हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है, जिसमें कुछ टेम्परेचर प्रेशर के चेंजेस करने से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो ये सारी चीजें थी रॉक के रिलेटेड बातें। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से वेदरिंग से रिलेटेड हमारा जो है स्टार्ट होता है कि रॉक हमको पता हो गई। अब इसी से प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मेशन जो है वो हमारा होता है वेदरिंग। अब रॉक हो गई, अब बात करते हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकिंग ऑफ रॉक। ठीक है, मतलब आप रॉक्स या मिनरल को ब्रेक डाउन कर करके बहुत छोटा कर दो, वो आपका सॉइल बन जाता है। ठीक है, वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। रॉक्स एंड मिनरल, क्योंकि रॉक्स भी हमारा क्या है, मिनरल का पार्ट है, मिनरल्स इसी से बनता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, दो चीजें होती है वेदरिंग में कि एक तो क्या है कि जहां ये हमारा रॉक है ये डिवाइड होगा, और दूसरी चीज क्या है, ये ट्रांसपोर्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ टूटे हों तो यहाँ टुकड़े पड़ेंगे, ये हो सकता है टूट के कुछ दूर भी जाए। ठीक है, तो जो सॉइल, ठीक है, जहां पे हमारा वेदरिंग होता है, ठीक है, साइट ऑफ, मतलब जहां जिस सॉइल पे वेदरिंग होता है, साइट ऑफ वेदरिंग, इसको हम लोग कहते हैं सेडेंट्री सॉइल। और कुछ सॉइल क्या होता है, यहाँ से कुछ दूर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, जहां से मतलब यहाँ से ही बने हैं लेकिन यहाँ से ये दूर चले जाते हैं। इस तरीके के सॉइल को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब जो सॉइल साइट ऑफ वेदरिंग पे पाए जाते हैं उसको हम लोग सेडेंट्री सॉइल कहते हैं, और जो उस साइट से दूर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये हमारा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने तो अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट में जो होता है हमारा क्या है, कोर, मेंटल और हमारा क्रस्ट होता है। ठीक, उसी तरह एक्सटीरियर की बात करें
ठीक है, एक्सटीरियर। सर एक चीज पूछना था, सीडेंट्री सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हाँ हाँ मतलब सर सीडेंट्री सॉइल जहाँ फॉर्म होते हैं वही डिवाइड हो जाते हाँ, हैं, वहीं पे और जो पड़े हुए ना ट्रांस यहाँ पे जैसे। हाँ, और जो और ट्रांसपोर्टेड क्या? होते हैं वो मतलब डिवाइड होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हाँ मतलब जैसे कि, जैसे यहाँ पे कोई भी ब्लास्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो लोग मर गए ये उसको कहते हैं सेडेंट्री। और हो सकता है कुछ लोग कुछ दूर जाने के बाद फिर वहां पे मर रहे हैं। मतलब जहां पे घटना हुई वहां पे ना होके कहीं दूसरी जगह चले गए, वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिए गए, लेकिन बने वो अच्छा। यहीं पे थे। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये सवाल यहाँ का है। जैसे कि अमेरिका से कोई आदमी अगर इंडिया में आ जाएगा तो उसको ऐसा थोड़ी ना उसको इंडियन कहेंगे, हम हमेशा इसको कहेंगे कि ये अमेरिकन या फॉरेनर है। तो उसी तरीके से जो जहाँ पे सॉइल फॉर्म किया है, जहाँ साइट ऑफ हमारा वेदरिंग है उसको सेडेंट्री सॉइल कहते हैं, और उससे दूर कोई सॉइल है तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम एक चीज बताने भूल गए थे, इनर में जैसे कोर, मेंटल और हमारा क्रस्ट पढ़ते हैं, एक्सटीरियर में भी हम लोग जो है अर्थ क्रस्ट के एक्सटीरियर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आप बेसिकली दो ही तरीके से बोल दो। ठीक है, लिथोस्फीयर, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, हाइड्रोस्फीयर, और एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, वो हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। लिथो मीन्स जहाँ पे सॉलिड हो, जहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा सॉलिड रीजन होता है, सॉलिड रीजन। ये हमारा लिक्विड रीजन है जहाँ पे वाटर पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ का एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि ज्यादातर हमारा जो अर्थ है उसमें 70% जो है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, मतलब वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ। ठीक है, और लिथोस्फीयर क्या है कि ये कुछ ही पार्ट जो अर्थ का है, केवल 1/4 पार्ट जो है ये हमारा अर्थ ये है, बाकी 3/4 पार्ट जो है या नियरली 70% जो पार्ट है वो पानी का है, और 30% पार्ट ही हमारा जो है वो सॉइल का है। इसलिए हमें ये एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अर्थ से रिलेटेड थी, तो मैं बात करता हूँ वेदरिंग की। तो लिथोस्फीयर जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो हमारा लिथोस्फीयर में ही होगा, क्योंकि सॉलिड पार्ट वहीं पाया जाता है। तो वेदरिंग में आप याद रखना कि जो वेदरिंग प्रोसेस होती है वो लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट में ही होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कि सपोर्ट जो करता है एटमॉस्फेयर, यानी कि कोई गैसेस चीजें कर सकती है, या हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर, इसको बस सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो ब्रेकिंग होता है वो लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट का होता है, जो कि सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है, कोई आपका ऑर्गेनिक मैटर है या कोई लिविंग है, फ्लोरा फोना है, उसके एक्शन से हम अर्थ क्रस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, यही हमारा वेदरिंग है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेदरिंग। टाइप ऑफ वेदरिंग की बात करें तो ये हमारा होता है फिजिकल। पहला है फिजिकल। ठीक, फिजिकल मतलब क्या, इसमें कोई कौन कौन से एजेंट पाए जाते हैं फिजिकल में। वेदरिंग का तो डिफिनेशन पता है कि ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, जो भी होता है वो चीजें हैं। ठीक, अब फिजिकल में क्या क्या होगा, किसकी वजह से एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि वेदरिंग करेंगे। एजेंट में आ जाएगा, फिजिकल एजेंट में टेम्परेचर, वाटर, विंड, ठीक, प्लांट, एनिमल। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारा अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग होता है, या कहीं पे फ्रीजिंग है। ठीक है, या रूट पेनिट्रेशन हो गया, कहीं पे कोई प्लांट आ गया तो उससे भी ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो टेम्परेचर, वाटर, विंड से ही होते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट एनिमल भी लिख देते हैं। ठीक है, प्लांट
एनिमल। इसमें क्या है कि कोई एनिमल है, किसी पत्थर को टक्कर मार दिया तो उससे भी ब्रेकिंग या क्रैक्स आ जाते हैं, या किसी क्रैक्स में कोई सीड हो गई या कोई प्लांट हो गया तो उसके रूट से भी हमारा क्या है, जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, रूट पेनिट्रेशन से हो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग से हो जाता है, ड्राइंग से हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग ड्राइंग जो है ये टेम्परेचर का ही रोल है। ठीक है, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। तो बेसिकली जो हमारा है, टेम्परेचर और वाटर और विंड ही हमारे मेन एजेंट हैं जिससे हमारा रॉक ब्रेक हो जाता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि नो केमिकल चेंज, कोई भी उसमें केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अगर वो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग नहीं कहेंगे। केमिकल कंपोजिशन, अगर उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है और वो रॉक ब्रेक डाउन कर जाता है तो इस तरीके के वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक, जो दूसरी तरीके की वेदरिंग होती है वो है हमारी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में जाहिर सी बात है यहाँ पे वेदरिंग को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन। डिस जब हम फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज करते हैं, और जब हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं, ठीक है, या तो इसमें हम यूज करते हैं डीकम्पोजिशन। यहाँ पे किसी चीज के सड़ने की बात कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन। तो जो की वर्ड है यहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है, केमिकल वेदरिंग में हमारा डीकम्पोजिशन होता है। तो उसके कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और वो बाय केमिकल प्रोसेस। अब वो केमिकल प्रोसेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कि प्रोसेस का नाम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ये सब कुछ प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस है, जिससे कि हमारा जो हमारा रॉक्स है या मिनरल है उसके केमिकल कंपोजिशन में हम चेंज करते हैं, और चेंज करके उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। और जो हमारा लास्ट है इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम क्या करते हैं कि जो रॉक्स, इसमें ज्यादातर जो वर्क होता है ये हमारे माइक्रोब्स के होते हैं। ठीक है, और ऐसा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी केमिकल वेदरिंग होती है, ज्यादातर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं जो छोटे छोटे फ्लोरा और माइक्रो फ्लोरा माइक्रो फोना होते हैं, उनके एक्शन से। ठीक है, ये हमारा जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, टाइप ऑफ वेदरिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रो फ्लोरा फोना दोनों आ जाएंगे, माइक्रो फ्लोरा एंड फोना। मीन्स ये वेदरिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, फोना। ठीक है, जबकि फिजिकल वेदरिंग किसी टेम्परेचर, प्रेशर और उसके एक्शन से होती है। केमिकल वेदरिंग क्या है कि उसके कंपोजिशन की चेंजिंग कर देते हैं बाय वेरियस केमिकल प्रोसेस लाइक हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। ओके, यस। ये बात समझ में आई? ओके। यस। उसके बाद बात करते हैं
सॉइल की तो वेदरिंग हो गई, ठीक, मतलब रॉक की वेदरिंग हो गई। अभी लेकिन मेरा सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी मेरा सॉइल केवल टूटा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वेदरिंग के सर बाद सॉइल सॉयल, फॉर्मेशन। सर रॉक टूटा है ना कि सॉयल? हाँ, मतलब रॉक से का ही डिसइंटीग्रेशन होके छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं, ठीक है। अभी लेकिन वो छोटे छोटे पेबल्स हैं या क्रिस्टल्स हैं बोल सकते हैं। अब यहाँ से सॉइल फॉर्मेशन होगा, ठीक, मीन्स नेक्स्ट स्टेप हमारा है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक। अब ये क्या है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है इतना स्लो प्रोसेस है कि 1 इंच सॉइल, 1 इंच सॉइल, 1 इंच सॉइल बनाने में कम से कम 1000 साल लग जाते हैं, 1000 ईयर, ठीक है। मतलब 1 इंच टॉप सॉइल, टॉप सॉइल बोलने का मतलब टॉप फर्टाइल सॉइल, 1 इंच टॉप फर्टाइल सॉइल बनाने में 1000 साल हमारे लग जाते हैं। और इसीलिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग पैरामीटर दिया कि सॉइल फॉर्मेशन जो है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोगों ने एक्टिव फैक्टर्स बताया, कुछ लोगों ने पैसिव फैक्टर्स बताया कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया उसको वेदरिंग कह दी। अब उसको, जो सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है टॉप फर्टाइल सॉइल बनने के लिए एक वेदर्ड रॉक से जो टॉप फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, ठीक है, उसमें एक इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं S इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब फंक्शन ऑफ ClORPPT, ठीक, मीन्स इसको हम दो पार्ट में कहते हैं एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामों में पूछता है कि एक्टिव फैक्टर कौन सा है, पैसिव फैक्टर कौन सा है। तो एक्टिव फैक्टर में हमारा आता है क्लाइमेट, और दूसरा आता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। पैसिव फैक्टर में हमारा आता है पेरेंट मटेरियल, P फॉर पेरेंट मटेरियल, R फॉर रिलीफ, रिलीफ मीन्स टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, लैंड मतलब टाइप क्या है, स्लोप क्या है, ये रिलीफ। और T फॉर टाइम। तो इसमें ज्यादातर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव फैक्टर, तो उसमें क्लाइमेट या ऑर्गेनिज्म ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। बाकी ये पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम जो है वो इस एक ऑप्शन में दे देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है टाइम को न्यूट्रल फैक्टर्स भी कहते हैं, तो इसको दोनों तरीके से याद रख लेना है कि टाइम न्यूट्रल फैक्टर भी है, या तो किसी साइंटिस्ट ने इसको एक्टिव फैक्टर पैसिव फैक्टर में ऐड कर दिया, जैसे जॉफी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पैसिव फैक्टर में काउंट किया, जबकि जेनी ने इसको जो है न्यूट्रल फैक्टर में काउंट किया। तो हमारे लिए उतना बहुत डिबेट का विषय नहीं है कि क्या क्या टाइम न्यूट्रल में है या पैसिव में है। हमारे लिए बस इतना मालूम है कि एक्टिव फैक्टर्स में हमारा जो काम करता है क्लाइमेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है, ठीक है। और पैसिव फैक्टर्स में हमारे पेरेंट मटेरियल रिलीव करता है, और टाइम का वो न्यूट्रल फैक्टर्स हम मान के चलते हैं, ठीक है। यस सर। इतनी बात समझ में, ओके। यस सर। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल नाम से क्लियर है कि पेरेंट मटेरियल ये जो चीज है, पेरेंट मटेरियल होता क्या है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि अनकॉन्सोलिडेटेड और लेस केमिकली वेदर्ड मिनरल फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म, मतलब ये एक तरीके से अनकॉन्सोलिडेटेड मास ऑफ सॉइल होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड,
मास ऑफ सॉइल। ठीक, अनकॉन्सोलिडेटेड मास ऑफ सॉइल को मतलब हम लोग कहते हैं रेगोलिथ। इसको एक टर्म में हम लोग यूज करते हैं, रेगोलिथ। सब तो पेरेंट रेगोलिथ मटेरियल के को भी, रेगुलित भी बोलते हैं। हाँ, मीन्स इसमें अभी केमिकल वेदरिंग कुछ नहीं हुई है, बहुत ही, ये बस अब फिजिकली टूट के बस रखा हुआ है, जैसे इस तरीके से रॉक्स ये टूट के रखे हुए हैं, ये हमारे पेरेंट मटेरियल हैं। लेकिन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में नहीं, अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इससे अभी हमारा सॉइल डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से जो है पेरेंट मटेरियल जो है हमारा इस तरीके का होता है। ठीक, पेरेंट मटेरियल हमारा कॉन्सोलिडेटेड होता है। ठीक है, पेरेंट मटेरियल हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो कि कॉन्सोलिडेटेड एक सॉइल है। उसी से हमारा क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड मास मतलब रेगोलिथ बनता है। ठीक है, और इसी से फिर और रेगोलिथ को और केमिकल प्रोसेस या और भी के बायोलॉजिकल या फिजिकल प्रोसेस से फिर फर्दर जो है हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो अगर सॉइल फॉर्मेशन की स्टेप बोले तो सबसे पहले होता है पेरेंट मटेरियल, जो कि कॉन्सोलिडेटेड मास है। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड मास से फिर वो अनकॉन्सोलिडेटेड मास मतलब रिगोलिथ में बनता है, और फिर उसके बाद सॉइल बनता है। तो सॉइल बनने के लिए हमारा रेगोलिथ और पैरेंट मटेरियल दोनों को हम कभी कभी पैरेंट मटेरियल बोल देते हैं, क्योंकि रेगोलिथ भी प्रॉपर सॉइल नहीं है, रेगोलिथ एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि कॉन्सोलिडेटेड मास को कहते हैं पैरेंट मटेरियल, उससे छोटे टुकड़े को जो अनकॉन्सोलिडेट हो जाता है उसको रेगोलिथ कहते हैं, और उसके बाद फर्दर जो है हमारा सॉइल बनता है। ठीक है, यस सर, मतलब हाँ, पेरेंट मटेरियल वो जो मतलब जब वेदरिंग हो, फिजिकल वेदरिंग से जो बनता है वो पेरेंट मटेरियल हो गया। बस हाँ, पेरेंट मटेरियल जहां से सॉइल बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने अभी बात की थी कि सेडेंट्री रॉक और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, सेडेंट्री सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या है कि किसी एजेंट से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, पोर्टेड सर सॉइल, हमको वो अच्छे से नहीं समझ में आया था, एक सीडेंट्री सॉयल हाँ और बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉयल ठीक, वाला। सेडेंट्री सॉइल, ठीक है, सेडेंट्री सॉइल मतलब ये सॉइल है जो कि यहीं पे बना और यहीं पे टूट के यहीं पे रह गया। ठीक, यहीं पे मतलब एक पॉइंट ए है, उसी पॉइंट पे ये सॉइल मतलब ब्रेक करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हमारा सेडेंट्री सॉइल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल सॉइल या रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, मतलब एक पेरेंट मटेरियल उसका रेसिड्यू जो यहाँ पे बच गया है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है इसका ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, जैसे कि वो कैसे हो जाएगा, बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या तो वाटर से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, वो मतलब एजेंट की बात कर रहा हूँ, आइस से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो, और विंड से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग एजेंट से अलग अलग इनको नाम देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सॉइल अपने सेडेंट्री पोजीशन से ग्रेविटी के एक्शन से, मतलब ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन से अगर पॉइंट बी पे जाता है तो इस तरीके के सॉइल को हम लोग कहते हैं कोलुवियल सॉइल। तो बस ये टर्म ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कोलुवियल सॉइल। वाटर के अगर एक्शन से जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, और अगर आइस के इफेक्ट से जाता है तो उसको ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, और विंड के इफेक्ट से जाता है तो इओलियन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि कोलुवियल सॉइल क्या कैसे होते हैं, या जो सॉइल ग्रेविटी के एक्शन से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर मतलब सीडेंट्री सॉयल मतलब जहाँ बने, जहाँ पे रॉक हाँ, बना, वेदरिंग हुई, हाँ, वहीं रह गए। और ट्रांसपोर्टेड वही सर वही, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, जो आपने सेकंड वाला पॉइंट लिखा है, ए सेकंड ए जो लिया है, फिर बी में आ गया, हम्म, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, वहां से ए से बी पे चले गए। ठीक है,
अब इसके बाद बात करते हैं, अगर सैंडी या सिल्टी सॉइल अगर विंड से अगर होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लोएस। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज कर लेना। ठीक है, लोएस। ये ज्यादातर पूछता नहीं, ज्यादातर तो एलुवियल और कोलुवियल ही पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट थी। ठीक, इतने में कोई दिक्कत अभी? नो। ठीक, तो इतना अभी नोट कर लो, फिर इसके आगे अभी हम लोग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सर वो लंबा टॉपिक है।